welcome to all students in this period. The topic is the parliamentary government, why and how. Under this topic, we have discussed parliament, a legislature in India is called parliament, and there are two houses in this parliament. One is the Council of State, and next one is the House of People. What is the composition or the structure of the Council of the States? We have already discussed in previous period, and today we will like to discuss about the House of People, which is most common in general people. यानी पिछले दिन हम लोगों ने संसद के जो दो सदन हैं उसमें से उच्च सदन के बारे में, उसकी रचना के बारे में पढ़ा, और उसके सदस्यों का इलेक्शन किस प्रकार से होता है उसके बारे में देखा कि उनका इलेक्शन, उनके सदस्यों का इलेक्शन थोड़ा सा भिन्न है लोकसभा के सदस्यों से, जो हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। आज हम लोग ये लोकसभा के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है? तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल, सदस्यों का चुनाव, फिर उसका कार्यकाल, फिर अन्य क्रियाकलाप, स्पीकर, उसकी शक्तियां, उसके कार्य, इन तमाम बातों पर अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इसकी कड़ी के रूप में हम लोग लोकसभा को स्पष्ट करना चाहेंगे। हम जानते हैं कि संसद का यह निचला सदन है और इसके सदस्यों की संख्या, मैक्सिमम कैपेसिटी, स्ट्रेंथ और प्रेजेंट सीट्स, ये सब हम क्लियर कर चुके हैं। यानी मैक्सिमम 552 इसके सदस्य हो सकते हैं मैक्सिमम, किंतु 545 वर्तमान में इसके सदस्य हैं, और जिसमें से 543 सदस्यों का चुनाव। किंतु इसका जो बंटवारा है वो इस प्रकार से होता है कि 530 सदस्यों का चुनाव प्रत्येक राज्य से होता है, जबकि शेष 20 सदस्यों का चुनाव जो छोटे छोटे राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश है ना, उससे होता है। उस हिसाब से 530 और 20 550 होता है, किंतु 15 सदस्यों का वर्तमान में चयन किया जाता है। तो इस प्रकार से 530 प्लस 15 बराबर 500
545 और इस 545 में से 2 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट होता है। नॉमिनेट होता है बाय ऑनरेबल प्रेसिडेंट। ठीक है। अब जो है इसमें ये इसका चुनाव जो होता है वो भारत के तमाम आम नागरिक जो कम से कम 18 वर्ष की अवस्था प्राप्त कर लिया है, वोटर लिस्ट में नाम है, तो वे सभी इंटाइटल होते हैं इसके सदस्यों के चुनाव के लिए। वोटिंग के माध्यम से होता है, विभिन्न पार्टियों के द्वारा अपने अपने पार्टी की ओर से प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक एक उम्मीदवार को स्टैंड करते हैं और कुछ छोटी पार्टियां होती हैं और जिनको इन विभिन्न पार्टियों से टिकट या फिर लड़ने के लिए मौका नहीं मिल पाता है तो वो इंडिपेंडेंट भी कुछ ऐसे होते हैं, सदस्य चुनाव लड़ते हैं। अब इसमें क्या है कि इसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन से क्या होनी चाहिए। वैसे इस सिस्टम में थोड़ा सा और संशोधन यदि हो जाए तो उत्तम माना जाएगा। जैसे ये सब चुनाव जब जीतते हैं ना तो इसमें से जो मेजोरिटी पार्टी के जो लीडर होते हैं वो प्रधानमंत्री बनते हैं और अन्य जो क्रमानुसार मोस्ट पॉपुलर और रिस्पॉन्सिबल होते हैं अन्य मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री और अन्य मंत्री होते हैं। तो उनके लिए कुछ क्वालिफिकेशंस और उसमें जुटना चाहिए था। पढ़ाई की डिग्री भी उसमें होनी चाहिए। ये नहीं कि अंगूठो छाप है तो वो भी चुनाव लड़ सकता है। ये यहाँ पर हमारे समझ से थोड़ा सा इसमें और अमेंडमेंट की आवश्यकता है, क्योंकि भारतवर्ष का ऐसा कोई सर्विस नहीं है जिसमें इवन प्यून तक बनने के लिए कम से कम मैट्रिक इंटरमीडिएट की योग्यता कम से कम नहीं चाहिए। और जो लॉ मेकर होते हैं, जो देश पर शासन करते हैं और उनको उसके लिए कोई बाध्यता नहीं रहे, अनिवार्यता नहीं रहे, ये थोड़ा सा कहीं न कहीं कुछ संशय को उत्पन्न करता है। खैर, वर्तमान जो स्थिति है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम 25 वर्ष की आयु उनकी होनी चाहिए। किसके लिए? तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए, उसके लिए चुनाव में खड़ा होने के लिए, नॉमिनेशन दर्ज कराने के लिए कम से कम 25 वर्ष का होना चाहिए, 25 इयर्स। इसके बाद पहला तो हो गया भारत का नागरिक, दूसरा हो गया कि 25 वर्ष उनकी अवस्था जरूर होनी चाहिए। बहुत लोग आयु लिख देते हैं, जीवित लोग को भी, वो व्याकरण के दृष्टिकोण से अर्थ यदि देखा जाए तो गलत है, अवस्था होनी चाहिए। और वह किसी प्रत्यक्ष रूप से सरकारी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए तथा विधायिका के द्वारा यानी पार्लियामेंट से जो नियम बनाए जाते हैं, निर्देशित किए जाते हैं, उसका पालन करता हो, उसको फॉलो करता हो। They all are entitled to stand for any seat in all over the
कंट्री, तो ये उनके लिए क्वालिफिकेशंस हैं। इसी में हम कह रहे थे कि थोड़ा सा उसमें कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए या इस स्तर का कोई लिमिटेशंस जरूर होना चाहिए। अब क्या है, इतना तो हो गया। डिस्क्वालिफिकेशन के लिए भी है कि यदि वह है पागल दिवालिया है, यदि वह जो निर्धारित निर्दिष्ट नियम है उसका पालन नहीं करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई भी किया जाता है। खैर वो अलग बात है। अब जब इनके सदस्यों का जब चुनाव भारत के आम नागरिक के जो कम से कम 18 वर्ष की अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं वो सब मिलके इसका चुनाव करते हैं, तो आप लोग देखते होंगे रिजल्ट को, परिणाम को देखते होंगे पार्लियामेंट्री इलेक्शन में। तो इसमें होता क्या है कि विभिन्न पार्टियों का कैंडिडेट चुनाव जीत करके आता है, तो जो मेजॉरिटी पार्टी के कैंडिडेट नेता होते हैं वो प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त होते हैं। उनके पद एवं गोपनीयता की शपथ महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा कराए जाते हैं। अब है कि इसमें जो विपक्ष के भी होते हैं, इंडिपेंडेंट भी होते हैं। माना कि 543 सदस्यों का चुनाव हो गया, मेंबर्स लोकसभा के, ठीक है। अब क्या है, इसमें से मान लीजिए कि बहुमत दल का, बहुमत पार्टी में अभी वर्तमान में बीजेपी है। अब इसमें यदि 300, 302 या जो भी है, तो ये बहुमत हम कैसे क्लियर करेंगे? एकदम आसान तरीका है कि जितना टोटल सीट्स है उसको टोटल सीट्स यही इसका फॉर्मूला है। अब इसमें क्या होता है कि 273 ये निर्धारित होता है। इसको सरकार बनाने के लिए जो न्यूनतम अर्हताएं हैं, न्यूनतम सीट्स है, इतना सीट पर विजयी हासिल करना चाहिए, चुनाव जीतना चाहिए। अब क्या है, इसमें आप देखते होंगे कि कभी कभी सबसे बड़ी पार्टी को भी वो मेजॉरिटी में नहीं आती है, तो वैसी स्थिति में गठबंधन यानी अन्य कुछ पार्टियों के सहयोग से बहुमत हासिल करने का मौका मिलता है और गवर्नमेंट फॉर्म कर जाती है। तो उसको कोaliशन गवर्नमेंट कहा जाता है। गठबंधन की सरकार, साझा सरकार के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये अलग बात है कि इधर 2 टर्म से बीजेपी अलायंस का एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल रहा है और फिर सरकार बन रही है। ये सौभाग्य की बात है। देश की जनता ऐसी पार्टियों और नेताओं पर विश्वास करने लगी है। तो इस प्रकार से सरकार ये गवर्नमेंट फॉर्म करता है। लेकिन इसमें सबसे अभी महत्वपूर्ण अब जो रोल है, अभी चुनाव भी हो गया, मेजॉरिटी में भी कोई पार्टी में आ गई और गवर्नमेंट फॉर्म भी कर गया है। नाउ इट इज द फर्स्ट फंक्शन आफ्टर फॉर्मिंग द गवर्नमेंट, वो क्या है, तो स्पीकर है। ऑफ लोकसभा, ठीक है। अब यानी जितने भी सदस्य मान लीजिए चुन करके आए हैं, ये इन सदस्यों में से कोई एक सदस्य, वो किसी भी पार्टी का हो, कोई एक सदस्य
इस स्पीकर के लिए सदस्य का चुनाव होता है। ठीक है, तो इसमें अब कल्पना कीजिए कि जिस पार्टी की मेजॉरिटी है, नेचुरली उसी पार्टी के मतानुसार, इच्छानुसार इसके स्पीकर होते हैं, चुनाव जीतते हैं, क्योंकि वो बहुमत होते हैं। बहुमत के आधार पर एक को नेता, सर्वमान्य नेता चुन लिया जाता है। ठीक है, ये स्पीकर को हम लोग अध्यक्ष कहते हैं। किसका अध्यक्ष? तो लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, अब इनका रोल बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या? अब ये जिस पार्टी से ये बिलोंग करते हो, इट डजंट मैटर, इट्स मैटर, it matters that personality will be fully responsible to whole house। कैसे सदन चले, कैसे कार्रवाई हो, इन तमाम बातों पर निगरानी रखना, उसको सेशन कॉल करना, ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी स्पीकर की होती है। और स्पीकर के आदेशानुसार ही कोई मेंबर किसी सत्ताधारी सदस्य से, मंत्री से किसी भी प्रकार का प्रश्न कर सकते हैं। अब ये प्रश्न क्यों किया जाता है, उसके पीछे कई कारण हैं कि सरकार क्या कार्य कर रही है, देश के कोने कोने में किस प्रकार की समस्याएं हैं, उस समस्याओं के समाधान के लिए किस प्रकार की योजना बन रही है, उस पर क्या खर्च आना है। यो पूरे सेटअप को सदन के बीच में रखने का कार्य होता है, ताकि सभी लोगों को जानकारी हो सके कि किस प्रकार की कार्य योजना बन रही है, बनने जा रही है, और सरकार क्या किस प्रकार का कदम उठा रही है, सरकार की क्या नीति है। इन तमाम बातों के लिए अब उसमें प्रश्न भी करने, बहुत लोग प्रश्न पूछा जाता है, किताब में भी कई जगह आपको देखने को प्रश्न पूछा जाता है। अरे भैया, प्रश्न तो स्वयं अपने आप में पूछने को व्यक्त करता है, लेकिन बहुत से लोग, शिक्षक भी भूल कर जाते हैं, प्रश्न पूछ देते हैं। अरे भैया, प्रश्न करना बोलिए ना, प्रश्न पूछा नहीं जाता, प्रश्न किया जाता है। अब वो प्रश्न दो कालखंड में होता है। एक होता है जो जब सदन प्रारंभ होता है ना, तो उस कालखंड का जो प्रथम कालांश होता है, उसको प्रश्न काल के नाम से, यानी क्वेश्चन आवर के नाम से जाना जाता है। और दूसरा जो है वह है जीरो। बेहद महत्वपूर्ण, इंटरेस्टिंग है। दुर्भाग्य है कि समय ये नहीं बच पाता है, ये सब में घंटा 2 घंटा 3 घंटा डिटेल्स में एक साथ समझने की आवश्यकता है। अब क्या होता है कि पहला घंटा जो होता है वह है कालखंड, जिसमें प्रश्न सामान्यतः किए जाते हैं सदन में, तो उसको प्रश्न काल के नाम से जाना जाता है। और बाद का कालखंड जो होता है उसको जीरो काल के नाम से जाना जाता है। किंतु याद रखेंगे कि इसका भी इतिहास बड़ा पुराना है। हम जानते हैं ये पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो कहां के
के संसद से लिया गया है तो ब्रिटेन के संसद से लिया गया है, ठीक है। और इसका सर्वप्रथम विश्व में 1781 ईस्वी में यह प्रारंभ हुआ था, ये पद्धति प्रारंभ हुई थी। किंतु 1892 ईस्वी में भारत में शुरू हुआ। उस समय ब्रिटिश का ही पीरियड था, कालखंड था। तो सामान्यतया 1 घंटा का ही कार्यक्रम 11 बजे से शुरू हुआ, 12 बजे वह काल समाप्त हो गया। उसके बाद का कालखंड जो होता था वो जीरो कालखंड होता था। तो जीरो कालखंड इसलिए कहा गया, ये सामान्यतया ठीक 12 बजे आप लोग देखते होंगे 12 बजे दिन या 12 बजे रात में इलेक्ट्रॉनिक घड़ी या अन्य जगह पर जब ठीक 12 बजे का समय हो, न 1 सेकंड आगे न 1 सेकंड पीछे, तो उसमें क्या लिखाता है, उस कालखंड को 0 0 0 0 लिखाता है। ठीक 12 बजे जो शुरू होता है, इसीलिए इसको 0 आवर नाम दे दिया गया। यद्यपि आज यह व्यवहार में नहीं है। क्यों नहीं है? वे कोई बजे शुरू होता है, 1:30 बजे शुरू होता है, 2 बजे शुरू होता है। और प्रश्नकाल का जो कालखंड सामान्यतः 1 वर्ष का होता था, वो बढ़ करके वो 10 बजे से शुरू हो गया, 11 बजे से हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, रविवार को भी सदन चलता है। तो इसीलिए इसका निष्कर्ष को आप जानिए कि इसमें क्या होता है कि जब फर्स्ट सेशन प्रारंभ होता है, यानी कि मीटिंग शुरू होती है ना, तो उस स्थिति में प्रथम अंश जो होता है, कालांश जो होता है, वो प्रश्न काल के रूप में जाना जाता है। जबकि शून्य काल जो है उसके बाद का कालखंड होता है। और शून्य काल क्यों नाम पड़ा, वो भी आप जान गए अब, कि चूंकि इसमें होता क्या है कि 0 0 0 0 लिखाता है। ये व्यवहार में नहीं है, मैं पहले ही कह रहा हूं, इसलिए लेकिन नामकरण इसी आधार पर हुआ है, ठीक है। अब क्या है कि अब है जो प्रश्न 2 कालखंड में किया गया। अब इस प्रश्न करने के भी तरीके होते हैं, प्रकार होते हैं। उसको हम लोग जानते हैं, स्टार्ड क्वेश्चन, अनस्टार्ड क्वेश्चन एंड शॉर्ट पीरियड क्वेश्चन, यानी तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचक प्रश्न। देखिए तारांकित, अल्प सूचक। तारांकित और तारांकित, ये 3 प्रकार का होता है। प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, स्टार्ड, अनस्टार्ड और शॉर्ट पीरियड क्वेश्चन। अब इसको जानिए कि ये क्या चीज है। हालांकि ये सब आप लोगों को बहुत डिटेल्स में जानने की जरूरत नहीं, लेकिन थोड़ा सा मैं संकेत कर देता हूं, थोड़ा सा। अब क्या है कि ऐसा प्रश्न, ध्यान रखिएगा, ऐसा प्रश्न जिस प्रश्न का उत्तर संबंधित सदस्य मौखिक रूप से देता है, ऐसा प्रश्न जिस प्रश्न का उत्तर संबंधित सदस्य मौखिक रूप से देता है, ऐसे प्रश्न को हम लोग स्टार्ट क्वेश्चन के रूप में तारांकित प्रश्न के रूप में जानते हैं। छोटे छोटे एक वाक्य में मैं स्पष्ट कर रहा हूं क्योंकि समय नहीं है। दूसरा है अतारांकित प्रश्न। ये अतारांकित प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका उत्तर संबंधित सदस्य लिखित रूप में देते हैं। तो ऐसे प्रश्न को ही हम अतारांकित अनस्टार्ड क्वेश्चन के रूप में जानते हैं, यानी जिसका उत्तर
मौखिक नहीं लिखित रूप में हो उसको अतारांकित प्रश्न कहते हैं। और एक होता है अल्प सूचक जो अति महत्व का विषय का होता है। क्योंकि ये जो प्रश्न किए जाते हैं ना, तो इसके लिए क्या होता है कि संबंधित जो जज होते हैं उनको कम से कम 10 दिन पूर्व ये प्रश्न अध्यक्ष महोदय के को आ जाना चाहिए, ताकि अध्यक्ष महोदय एक संबंधित सदस्य को इसकी सूचना देंगे, ताकि उसका वो रिकॉर्ड तैयार करके आएंगे, सदन में सबके बीच में प्रस्तुत करेंगे, स्पष्ट करेंगे। किंतु जो अल्प सूचक प्रश्न है ये तारांकित और तारांकित के लिए है, लेकिन अल्प सूचक जो प्रश्न है इसमें क्या होता है मालूम है? इसमें है क्या कि कोई बहुत महत्वपूर्ण परिस्थितियां उत्पन्न हो गई, तुरंत उस पर चर्चा होनी चाहिए, सदन में उस पर बहस होनी चाहिए, तर्क वितर्क होनी चाहिए, कोई प्लानिंग बनाने की योजना होगी। तो इसीलिए कम समय में ही सूचना दे करके अध्यक्ष महोदय के द्वारा इसकी इजाजत ली जाती है ऐसे प्रश्न को करने के लिए, इसलिए अल्प सूचक प्रश्न इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न 3 प्रकार का होता है। इसको 2 कालखंड में बांट के किया गया है, प्रश्न काल में और शून्य काल में। इतना तो क्लियर हो गया। अब हम लोग जो स्पीकर की बात हुई तो हम लोग चर्चा ही नहीं किए। इसका जो रोल है बेहद महत्वपूर्ण है। इसका चुनाव कैसे हुआ वो भी आप जान गए कि बहुमत के आधार पर जितने सदस्य चुनकर आते हैं उनके द्वारा जो बहुमत के आधार पर जिस नेता को स्पीकर चुन लिया जाता है वो अब उसकी अध्यक्षता करेंगे, उस सदन की अध्यक्षता स्पीकर करेंगे। और स्पीकर चाहे जिस पार्टी से बिलोंग करे, डजंट मैटर। अब वो जितने भी 543 या 45 सदस्य है उन तमाम के वो सर्वमान्य नेता हो गए। और ये नेता जो स्पीकर है किसी भी सदन में बिल्कुल निष्पक्ष रूप से निर्णय लेने के लिए अधिकृत होते हैं और सभी पार्टी के नेताओं के लिए समान व्यवहार रखते हैं। अब वो जिस किसी भी पार्टी से वो आए हैं उस पार्टी विशेष का बन करके वो नहीं रह जाता है, तब वो न्यूट्रल हो जाते हैं। ठीक है ना? तो अगले दिन अब इसके हम फंक्शन पर डिटेल्स में चर्चा करें, क्योंकि समय तो हमारे लिए बहुत बेहद कम रहता है। वो लगता है कि 29 मिनट हो चुका है, किंतु कम से कम 1 घंटा इस पर और बोलना चाहिए, आगे फिर हम बताएंगे। तो आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।